हेलो बच्चों, मैं हूं महेश देशमुख और आप देख रहे हो डीसीपी बायोलॉजी चैनल। और दोस्तों, इस 10th के लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने पहला चैप्टर खत्म किया है और आज की इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। और दोस्तों, ये हमेशा याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ आपको लेक्चर्स नहीं मिलने वाले, तो उसके साथ आपका 10th का पूरा प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे, कुछ पेपर्स हम लोग आपको देंगे और जैसे जैसे आपके एग्जाम्स नज़दीक आएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे मिलेंगे वन शॉर्ट लेक्चर आपके हर एक चैप्टर के। और आपके एग्ज़ाम के दिन एक दिन पहले बेटा पूरा सिलेबस रिवाइज करवाऊंगा, बस उतना सिलेबस देख के जाना, पूरा सिलेबस रिवाइज करवाऊंगा। ओके, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, है ना। क्या क्या देखेंगे, है ना, हम लोग इस टॉपिक में। चलो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। ओके, सो हमारे बॉडी में अगर हम लोग अच्छे से देखते हैं तो बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही है ना। मैं जैसे अभी बात कर रहा हूं, है ना, तो मेरे बॉडी में अंदर क्या क्या चल रहा है। अंदर चल रहा है रेस्पिरेशन, मैं सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, है ना। सांस वो वाली सांस नहीं, है ना। और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं डाइजेशन। क्या कर रहे हैं? डाइजेशन। हमारे बॉडी में क्या चल रहा है? डाइजेशन, मैंने जो खाना खाया है ना। उसके बाद मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज कर रहा हूँ, है ना, गैसेस का। ओके, उसके अलावा मेरे बॉडी में चल रहा है एक्सक्रीशन, मेरी किडनीज काम कर रही है, एक्सक्रीशन एंड रेगुलेशन, है ना, एक्सक्रीशन चल रहा है मेरे बॉडी में। उसके अपार्ट फ्रॉम दिस, है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, पूरा एक्शन के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसका मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है मेरे बॉडी में। क्या हो रहा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अगर हम लोग किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जो उनके बॉडी के अंदर चल रहे हैं, है ना। और इन सब प्रोसेसेस को क्या चाहिए? एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। ये सारे प्रोसेसेस अगर मुझे करने हैं तो मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी मुझे कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। हम लोग इसको बोलते हैं एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी। या फिर ये अगर नहीं है, ये अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं एनर्जी लूंगा लिपिड से। किससे लूंगा? लिपिड से। और बहुत ही खराब कंडीशन है, मेरे बॉडी में लिपिड बचे हुए नहीं है, मेरे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तब जाके हम लोग किससे एनर्जी ले सकते हैं? प्रोटीन से। लेकिन ये याद रखो, नॉर्मल कंडीशन में हम लोग कभी भी प्रोटीन से एनर्जी नहीं लेते बेटा। प्रोटीन हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा काम करने वाला मॉलिक्यूल है। वो आपने बचपन में स्टोरी तो सुनी होगी ना, है ना, मुर्गी के अंडे खाओ यार, मुर्गी मत खाओ, सही है ना। तो प्रोटीन हमारे बॉडी में काम कर रहे हो, उसको खाओगे तो कैसे चलेगा भाई? उसको खाओगे तो कैसे चलेगा? समझ में आ रहा है? तो हमारे बॉडी में नॉर्मली एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से या फिर एनर्जी मिलती है लिपिड से। अगर मेरे बॉडी की कंडीशन बहुत खराब है, यानी एंड कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो लास्ट ऑप्शन होता है प्रोटीन से एनर्जी लेना। अदरवाइज वो एनर्जी हम लोग उससे नहीं लेते। तो मेरे बॉडी में इतने सारे लिविंग, मतलब कोई भी बॉडी में अगर देखूंगा तो ये सारे रिएक्शंस चल रहे हैं, उसको चाहिए एनर्जी मिलने वाली है इनसे। तो इनसे जो एनर्जी मिलती है ना, उसको हम लोग, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब आपको अगर मैं पूछता हूँ बेटा रेस्पिरेशन बोलो, तो नॉर्मली आप लोग क्या बोलेंगे? हाँ सर, हवा ले लो, हवा छोड़ दो, हो गया रेस्पिरेशन। नो बेटा, दैट इज नॉट रेस्पिरेशन। उसको रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहा है? उसको रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं, रेस्पिरेशन, है ना। चलो, तो रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं बच्चों। रेस्पिरेशन के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। एक्चुअली उसको नाम ही अलग अलग है
है ना। रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है और ये दूसरा इधर लिखूंगा मैं, एक होता है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, एक क्या होता है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, और दूसरा क्या होता है सेल्यूलार रेस्पिरेशन, दूसरा क्या होता है सेल्यूलार रेस्पिरेशन। तो कितने रेस्पिरेशन है बेटा, दो रेस्पिरेशन है, बॉडी लेवल और सेल्यूलार। मैं जो गैसेस एक्सचेंज कर रहा हूँ, सिर्फ सांस ले रहा हूँ सांस छोड़ रहा हूँ, है ना, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। उसी को हम लोग ब्रीदिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग भी बोलते हैं। बेटा 11th में आओगे तो पूरा चैप्टर पढ़ोगे ब्रीदिंग, 11th में आओगे तो पूरा चैप्टर पढ़ोगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, है ना। तो इसको आपकी बुक ने क्या कहा, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन मैंने भी बोल दिया, लेकिन उसको क्या बोलते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन को ले लो, CO2 को छोड़ दो, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ CO2। अब आते हैं सेल्यूलार रेस्पिरेशन। व्हाट इज सेल्यूलार रेस्पिरेशन? सेल्यूलार रेस्पिरेशन क्या है बच्चों? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, है ना। यानी आपने जो भी फूड खाया है, जो भी खाना खाया है, उसको ऑक्सीडाइज करो, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ टू गेट एनर्जी, टू गेट एनर्जी। यानी हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हम लोगों को मिलती है एनर्जी। क्या करके? ऑक्सीडेशन करके। क्या करके? ऑक्सीडेशन करके। भैया मैं जो भी फ्रूट खा रहा हूँ किस लिए खा रहा हूँ? एनर्जी के लिए खा रहा हूँ। मैं रोटी खाता हूँ एनर्जी के लिए, है ना, ताकि मैं ये जो रोटी, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, राइस वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं जो भी खा रहा हूँ, सीरियल्स, ग्रेन, जो भी मैं खा रहा हूँ, उससे मुझे क्या मिलने वाली है बच्चों? एनर्जी। कैसे मैं करूँगा उसका? ऑक्सीडेशन। और इसको क्या बोलेंगे? सेल्यूलार रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? सेल्यूलार रेस्पिरेशन, है ना। तो आपकी बुक में जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया हुआ है वो एक बार अच्छे से देख लेते हैं, है ना, वो उसको एक बार अच्छे से देख लो। चलो, क्या बोलता है आपका बुक? क्या बोलता है आपका बुक? देख लो जरा बच्चों ध्यान से। वेरियस ऑर्गन सिस्टम आर कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। बहुत सारे ऑर्गन्स मेरे क्या काम कर रहे हैं अलॉन्ग विथ वेरियस सिस्टम, लाइक डाइजेस्टिव प्रोसेस है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, सर्कुलेटरी है, एक्सक्रीटरी है, एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। डिफरेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन मेरे काम कर रहे हैं, परफॉर्मिंग फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, है ना, बट थ्रू अ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन। भैया उनमें क्या है? कोऑर्डिनेशन है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं आंखों से देख रहा हूँ, मेरे हाथ लिख रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है? कोऑर्डिनेटेड है। असं कधी झालं का रे, मी बोलतोय एक, लिहितोय दुसरंच, इधर मैं लिख रहा हूँ सेल डिवीजन और बोल रहा हूँ रेस्पिरेशन, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। तो मेरी सिस्टम पूरी कैसी है? कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। कैसी है? कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। दिस ओवरऑल सिस्टम इज इन एक्शन इन मोर और लेस सेम वे इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। सब में ऐसा ही है भाई, सब में यही चल रहा है, आप में भी वही चल रहा है, मेरे में भी वही चल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा माहिती आहे ना, कसं एकत्र भारी गाणं वाजवत असतात, तसं आपल्या जीवनाचं गाणं चाललंय, आपल्या जीवनाचं काय चाललंय? गाणं चाललंय। आणि त्या ऑर्केस्ट्राला काय लागेल? एनर्जी लागेल। हमारी ये जिंदगी का जो ऑर्केस्ट्रा चल रहा है ना भैया, हमारे जिंदगी का जो ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, उसको क्या चाहिए? कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या चाहिए? कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। और उसको क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड। इनसे हम लोगों को क्या मिलती है? एनर्जी। सो दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। भैया कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी, लिपिड्स आर द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिपिड और फैट को एक ही समझो आज की डेट में। 11th 12th में आओगे तो मैं बताऊंगा उसमें क्या होता है ना। चलो आगे चलते हैं। एंड इट इज हार्वेस्टेड बाय द
माइटोकॉन्ड्रिया। ये एनर्जी कौन हार्वेस्ट करके देगा हमें? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन में देख के रखा है। मैं जब आपको प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे कि सर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है। मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप पूरा प्रोसेस देखोगे तो आप बताओगे सर इधर बनता है। क्यों यार उसको पावर हाउस ऑफ सेल बोल रहे हैं? पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोल रहे हैं? ये आपको जब टॉपिक पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सिर्फ ऐसे रट्टा मारला माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, कुछ नहीं होने वाला भैया उससे। अच्छे से समझो व्हाई इट इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, नेक्स्ट। सो इट इज नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ इज सफिशिएंट फॉर एनर्जी, है ना? सिर्फ खाना खाया और एनर्जी मिले ऐसी नहीं होती है भैया। उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी, है ना? सिर्फ खाना खाया और एनर्जी मिल गई ऐसे नहीं होता है। क्या क्या होता है? मैं खाना खाऊंगा, वो खाना पूरा ऐसा इसोफेगस पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्रॉस करके चला गया स्टमक में। स्टमक में उसका अच्छे से मिक्सचर बना लिया, अच्छे से मिक्सचर बना लिया। जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे उनको काट के रख दिया और वहाँ से वो आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके जो छोटे 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 मोनोमर्स है उनको एब्जॉर्ब किया। कहाँ है? ब्लड में आए। कहाँ है? ब्लड में। वही ब्लड जो लंग से क्या लेके निकला है? ऑक्सीजन। तो लंग से ऑक्सीजन लिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन से मोनोमर्स लिए हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड्स लिए हैं, प्रोटीन के अमाइनो एसिड लिए हैं, लिपिड्स लिए हुए हैं। ये तीनों चारों को पकड़ा और ये ब्लड घूम रहा है, पूरी बॉडी में घूम रहा है और सेल का दरवाज़ा नॉक करता है, टक टक टक। क्या चाहिए? चलो ये ले लो, आपको ये इतने कार्बोहाइड्रेट, इतने प्रोटीन, इतने लिपिड ले लो, ऐश करो, है ना? तो वहाँ से हमारी सेल क्या लेती है? कार्बोहाइड्रेट्स लेती है। भैया ये तो जर्नी की शुरुआत है। मैंने खाना खाया, स्टमक में गया, उधर से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से ब्लड में आया, लंग से ऑक्सीजन ब्लड में आया, दोनों कहाँ गए? सेल में। अब सेल के अंदर होगी रिएक्शन और फिर अब आगे की रिएक्शन कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। और मुझे मिलेगी एनर्जी। और मुझे क्या मिलेगी? एनर्जी। तो भैया सिर्फ फूड स्टफ नहीं चाहिए, तो उसके साथ क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए। All these food stuff and oxygen are transported up to the cell via circulatory system. खाना और ऑक्सीजन सेल तक कौन लेके गया? सर्कुलेटरी सिस्टम। बिसाइड इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द कंट्रोल सिस्टम। उसको किसने कोऑर्डिनेट किया? कंट्रोल सिस्टम ने। That each life process contributes in its own way in the process of energy production. इसका मतलब क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है क्या? नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कौन संभाल रहा है? सेल संभाल रही है। सिर्फ सेल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है क्या? नहीं। उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो किसने लाके दिया? ब्लड ने। ब्लड क्यों गया वहाँ पर? सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से। सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों चल रही है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की वजह से। सही है ना? तो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है एनर्जी प्रोडक्शन में अपने अपने रास्ते से। समझ में आ रहा है ये पैराग्राफ का मीनिंग, है ना? तो फंक्शनिंग ऑफ ऑल दिस लाइफ प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी। देखो क्या क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, सारी चीज़ें। ये सबको एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलती है? फूड स्टफ से। सिर्फ फूड स्टफ से एनर्जी नहीं मिलती, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये दोनों को लेके जाने वाला सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है और ये सबको क्या चाहिए होती है? एनर्जी। नेक्स्ट, ह्यूमन एंड अदर एनिमल, है ना? हम और बाकी के एनिमल फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना? क्या खाते हैं? फ्रूट और वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना? सिर्फ बर्गर पे जिंदा नहीं है बच्चों हम लोग। प्लांट और ऑटोट्रॉप्स, प्लांट कुछ खाना खाते हैं क्या? कभी देखा है? होटल में जाके बैठे हैं। कहाँ जाके बैठे हैं? होटल में जाके बैठे और बाजू में एक प्लांट आके बैठा, चलो भैया एक बर्गर लाके दे दो। हुआ है क्या कभी ऐसा? नहीं होता है, ऐसे कभी नहीं होता है ना? तो एक सेकंड, ओके। तो प्लांट कैसे है? ऑटोट्रॉप से, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, हम लोगों को ज़रूरत है ना? तो हम लोग फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह खाते हैं, है ना? दे प्रिपेयर, प्लांट ऑटोट्रॉप से दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे यूटिलाइज सम ऑफ द फूड फॉर देमसेल्व्स
थोड़ा फूड वो खुद खा लेते हैं, है ना, खुद के लिए यानी बनाते हैं, बाकी का बचा हुआ है वो स्टोर करके रखते हैं, और फिर हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म जाते हैं उनके फ्रूट तोड़ेंगे, कुछ के लीव्स खाते हैं, जैसे मेथी पालक है तो उसके लीफ खाएंगे, कुछ के स्टेम खाते हैं, पोटैटो खा रहे हो तो वो क्या है, पोटैटो क्या है, स्टेम है। कुछ के रूट खाते हैं, गाजर खा रहे हो, क्या खा रहे हो, रूट खा रहे हो, तो गाजर क्या है, रूट है, पोटैटो क्या है, स्टेम है, पालक मेथी क्या है, लीव्स खा रहे हैं, और बाकी के तो फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, है ना। सो वी कंज्यूम ऑल दिस वेरियस प्लांट मटेरियल एंड ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें से अगर अच्छे से हम लोग देखते हैं, इसमें अगर हम लोग अच्छे से अगर देखेंगे दोस्तों, है ना, सो वी ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम मिल्क। कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं, मिल्क से, फ्रूट, जैगरी, केन शुगर, वेजिटेबल, पोटैटो, स्वीट मीट, है ना, सीरियल लाइक व्हीट, मेज, रागी, ज्वार, मिलेट, राइस, ये सब खा के हम लोगों को क्या मिलता है, ये सब खा के हम लोगों को क्या मिलता है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर, ओके। आपने ये देखा होगा, मेनी प्लेयर्स आर सीन कंज्यूमिंग सम फूड स्टफ ड्यूरिंग ब्रेक ऑफ द गेम, है ना, गेम का जो ब्रेक होता है उसमें वो कुछ ना कुछ एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। क्यों लेते हैं, उनको एनर्जी चाहिए, है ना, समझ में आ रहा है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको यहाँ पे क्या देके रखा है, 2 टाइप के रेस्पिरेशन दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन ऑकर्स एट 2 लेवल्स, बॉडी एंड सेल्यूलर। बॉडी का तो मैंने बोल दिया है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन एट बॉडी लेवल, उसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन एट बॉडी लेवल। लेकिन जो फूड स्टफ है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन को हम लोगों को अच्छे से देखना है। अब बेटा यहाँ तक तो मैंने आपकी बुक का लाइन टू लाइन तो बता दिया। अब यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ ये आपकी बुक का पार्ट नहीं है, लेकिन ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर 11th 12th में अगर आते हो बच्चों, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सीखने की है। और वैसे भी आपके बुक में क्या किया है, लिखाते वक्त आपको शॉर्टकट दिया है, और क्वेश्चन में तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ लिए हैं, है ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको इन डिटेल समझना पड़ेगा, ओके। तो चलो एक चीज़ अब अच्छे से समझो। है ना, चलो भाई, मैंने खाया एप्पल, मैंने क्या खाया, एप्पल, है ना, मैंने क्या खाया, एप्पल, राइट। ये एप्पल को मैंने खाया है, ये एप्पल को मैंने खाया है, फिर उसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, उसके इधर छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, फिर वो आए हैं यहाँ पे स्टमक में। कहाँ आए हैं, स्टमक में, है ना। स्टमक में जब पहली बार आएंगे तो वो ऐसे बड़े बड़े टुकड़े रहेंगे, फिर बाद में स्टमक क्या करेगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिग्रेड करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिग्रेड करेगा। फिर ये यहाँ से आएगा इंटेस्टाइन में, फिर वो कहाँ आएगा, इंटेस्टाइन में, जिसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल बन गए हैं। और यहाँ से ये उठाएगा ब्लड, यहाँ से ये कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा, राइट। ये कहाँ आ गया, अभी ब्लड में, ये छोटे छोटे पार्टिकल कहाँ आ गए, ब्लड में, है ना। अब ब्लड से हम लोग इसको कहाँ लेंगे,
ब्लड से हम लोग इसको कहाँ लेंगे, है ना, अलग अलग सेल्स में। कहाँ आ गया वो, सेल्स में। इधर डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पे आ गया था वो, ब्लड में, है ना। तो मैंने खाना खाया, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से आया ब्लड में, ब्लड से आया सेल में। कहाँ आया, सेल में। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो वो साइटोप्लाज्म में आया। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या रखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये फूड आ गया यहाँ पे, ये फूड आ गया यहाँ पे, है ना। अब उसको और डिग्रेड करेंगे, इसको क्या करेंगे, और डिग्रेड करेंगे, और डिग्रेड करके कहाँ भेजेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेंगे, है ना। तो ये साइटोप्लाज्म से ये इधर कहाँ आ गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये क्या होता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो खाना खाया, स्टमक में आया, इंटेस्टाइन में आया, ब्लड में आया, ब्लड ने सेल को दिया, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ आया, है ना। तो ये जो यहाँ से जो प्रोसेस होने वाली है ना, यहाँ से यहाँ तक, यानी सेल में और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होने वाली है ना, इसको बोलेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, और यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे, एटीपी। क्या बनेंगे, एटीपी। क्या बनेंगे, एटीपी। यानी हम लोग जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी कहाँ बनती है, इधर बनती है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये कैसे होता है, ये अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो बच्चों, मैंने खाना खाया है, यहाँ पे जब आया ना ये सारे पार्टिकल, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लूकोज। क्या बोला है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज आएगा सेल के पास। ग्लूकोज कहाँ आया, सेल के पास। अब देखो सेल में क्या क्या होता है, अब देखो सेल में क्या क्या होता है। सेल में कौन आया था बेटा, ग्लूकोज। कौन आया था, ग्लूकोज, राइट। अब ये ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा सेल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस में कन्वर्जन हुआ बेटा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हुआ आइसोमराइजेशन। क्या बन गया बच्चों, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आपके बुक में बस 2 लाइनें दी है बेटा। Glucose is converted into 2 molecules of pyruvate in which 2 ATP 2 NADH2 water molecule are formed। खत्म ग्लाइकोलिसिस। बच्चा ऐसे नहीं होता है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट के लिए 10 रिएक्शन लगते हैं। कितने रिएक्शन लगते हैं, 10 रिएक्शन लगते हैं। और ये रिएक्शन समझो, याद नहीं किया तो भी चलेगा आज की लेवल पे, लेकिन समझ तो लो कि होता क्या है ना। सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट आ गए हैं अभी इसके पास। ओके, दैट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इज ब्रेकडाउन। इसका हुआ ब्रेकडाउन, उसका बन गया PgAl और एक बन गया DHAP और इसका कन्वर्जन तुरंत इसमें हो गया। तो कितने PgAl बन गए, 2। PgAl का बन गया 1,3 डाई PgA, इसका बन गया 3 PgA, उसका बन गया 2 PgA, उसका बन गया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। क्या बन गया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और फिर फाइनली बना पायरुवेट। क्या बना, पायरुवेट। इसके कितने मॉलिक्यूल थे, 2। तो ये सबके मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अच्छे से ध्यान दो, 1 molecule of glucose is converted into 2 molecules of pyruvate। 1 molecule of glucose is converted into 2 molecules of pyruvate, and this reaction is called as glycolysis। भैया इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस।
समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों, यहाँ पे ATP यूज हुआ एक, यहाँ पे एक ATP यूज हुआ, मैं ज़्यादा इन डिटेल नहीं लिखा के दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक ATP यूज हुआ, यहाँ पे एक यूज हुआ, राइट। यहाँ पे एक NaDH2 मिला है ना, यानी दो मॉलिक्यूल है ना इधर, तो 2 NaDH2 मिल गए। कितने? 2 NaDH2 मिल गए। और बच्चों है ना, यहाँ पे मिले 2 ATP, क्या मिल गए? 2 ATP, और इस रिएक्शन में मिले 2 ATP। तो बेटा कितने ATP दिख रहे हैं आपको? 4, 2 और 2 4 ATP। कितने? 4 ATP। लेकिन यूज कितने हुए? 2, तो माइनस कर दो बच्चों। तो कितने ATP रहे? 2 ATP, इसलिए आपके बुक ने दिया है। और यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। NaDH2 कितने मिले? 2। NaDH2 कितने मिले? 2। और वाटर कितने मिले? 2। तो ये हो गया आपके ग्लाइकोलिसिस का डेफिनेशन। What is definition of glycolysis? One molecule of glucose is converted into 2 molecules of pyruvate in which 2 ATP, 2 NaDH2 and 2 water molecules are formed. This is called as glycolysis. ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, उसका हुआ ब्रेकडाउन, लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन है ना। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन। समझ में आ गया? ये 6 कार्बन का था। ये कितने कार्बन का था? 6 कार्बन का था। ग्लूकोज C6H12O6। और पायरुवेट कितने कार्बन का? सिर्फ 3 कार्बन का। तो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को क्या किया? 3 के 2 टुकड़े किए। लेकिन ये टुकड़े करते करते क्या मिला? 2 ATP, 2 NaDH2, 2 वाटर। भैया ये तो सिर्फ रिएक्शन की शुरुआत है, ये तो सिर्फ रिएक्शन की शुरुआत है। पिक्चर अभी बाकी है, और वो पिक्चर देखने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आना दोस्तों। आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 स्टार्ट किया है। उसमें हम लोगों ने हमारे बॉडी में बहुत अलग अलग प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हम लोग जो फूड खाते हैं उससे मिलती है। हम लोग जो फूड खाते हैं, है ना, हम लोग जो फूड खाते हैं वो ऐसा स्टमक से लेके इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में आता है, ब्लड वो सेल को देता है, और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेप हम लोगों ने ये देखा है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। एंड ग्लाइकोलिसिस के बारे में एक चीज याद रखना, इट इज अनएरोबिक प्रोसेस। बेटा अच्छे से ध्यान दो। अब आपकी बुक क्या बोलती है देख लेते हैं। आपकी बुक क्या देखती है ना, एक बार देख लेते हैं। ओके चलो, ये देखो कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड। Carbohydrates of the food that we consume every day are mainly utilized for production of energy required for daily need। यानी हमें रोज की जो जरूरत होती है उसके लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, और वो कौन सी फॉर्म में होती है? ATP। अगर बेटा किसी ने अगर पूछा तेरे को कि एनर्जी की करेंसी क्या है, तो वो हमेशा याद रख ATP है। क्या है? ATP है। For this purpose glucose, a type of carbohydrate, is oxidized step by step। बताया ना आप कैसे स्टेप है। ग्लूकोज 6-phosphate fructose 6-phosphate fructose 1,6-diphosphate PGL DHA P1 3-diPGA 3PGA 2PGA PEPA पायरुवेट, है ना। तो इसको क्या बोला? स्टेप बाय स्टेप इन द सेल्स। दिस इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन occur among living organism by 2 मेथड। 2 मेथड है बेटा, एरोबिक है और अनेरोबिक है। अब मैंने जो आपको ग्लाइकोलिसिस बोला वो अनेरोबिक है। अब उसके आगे वो एरोबिक होगा या अनेरोबिक होगा वो डिसाइड होता है। यानी दुनिया में बच्चों छोटे से माइक्रोब में भी गए और मेरे में भी अगर आप आए तो प्रोसेस सेम है, एंड दैट इज ग्लाइकोलिसिस। पहला प्रोसेस सेम है बेटा। प्लांट में जाओ, एनिमल में जाओ, बैक्टीरिया में जाओ, कहीं पे भी जाओ, पहला प्रोसेस सेम, एंड दैट इज ग्लाइकोलिसिस।
तो इससे क्या पता चलता है, हम सारे लोग कभी एक ही थे, है ना। सो इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन 3 स्टेप, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है उसके 3 स्टेप होते हैं। एक होता है ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है ग्लाइकोलिसिस? पहला स्टेप पढ़ लिया है अपन ने। दूसरा होता है बेटा क्रेब्स साइकिल, दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल, उसको ही हम लोग बोलते हैं टीसीए साइकिल। और तीसरा स्टेप होता है ईटीएस। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का क्या दिया है देख लो। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ये इधर हुआ ग्लाइकोलिसिस, ये इधर हुआ ग्लाइकोलिसिस, है ना। और इसके अंदर जो होता है वो होता है क्रेब्स साइकिल। क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। और इसके ऊपर जो होता है वो होता है ईटीएस। नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल बताऊंगा मैं, नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल बताऊंगा, ओके। तो साइटोप्लाज्म में होता है। देखो क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन द प्रोसेस एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। 2 पायरुवेट बने ना बच्चों, ये देखो कितने पायरुवेट बने? 2। अब आप बोलोगे सर पायरुविक एसिड और पायरुवेट में क्या फर्क है? बेटा एसिड को ATE लगाते हो तो वो सेमी होता है ना। मतलब जैसे मैलेट है, मैलेट है तो उसको मैं मैलिक एसिड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? मैलिक एसिड बोलता हूँ, सेम ही है वो, ओके। तो क्या बन गए? 2 पायरुवेट बन गए, 2 ATP बन गए, 2 NADH2 एंड 2 वाटर। खत्म तेरा ग्लाइकोलिसिस। Molecules of pyruvic acid form in the process are converted into 2 molecules of acetyl coenzyme A। ये रिएक्शन मैं कल बताऊंगा। एक्चुअली यहाँ पे ही ग्लाइकोलिसिस आपका खत्म हो चुका है, ये दूसरा रिएक्शन है। तो चलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 शुरू किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस आपको यहाँ पे दिए हैं। इसके बेसिक्स आपको 11th-12th में बहुत काम में आने वाले हैं। तो ऐसे ही और भी लेक्चर्स देखते रहना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करो। थैंक यू सो मच।